नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स की नई क्लास में। तो हम कल तक पढ़े थे कुछ बेसिक बुनियादी बातें और आज हम कुछ तथ्यात्मक चीज़ों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आविष्कार हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम हैं और हम उन वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज को थोड़ा सा एक नज़र देखेंगे, क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल सेवा में हर वर्ष प्रारंभिक परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो हम इसमें देखते हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रमुख खोज और एक वैज्ञानिक, मतलब बहुत सारी जो खोज हैं उनको देखेंगे और उनके वैज्ञानिक कौन कौन हैं उनको एक संक्षिप्त चर्चा हम करने वाले हैं। तो पहली चीज, हम यहाँ पर एक टेबल है, इसमें एक तरफ वैज्ञानिक का नाम है और दूसरी तरफ उनके द्वारा जो भौतिक विज्ञान में उनके द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई आज भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बलबूते पर आज हम इसरो जो है उसको देखते हैं तो इन्हीं के कंधों पर खड़ा हुआ है। इसकी बुनियाद इन्होंने ही डाली थी और आज हम चांद पर, मंगल पर जहां भी पहुंचे हैं तो उनका सारा श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही जाएगा और स्वाभाविक सी बात है, जाना भी चाहिए क्योंकि उनका उसमें बहुत ही अमूल्य योगदान रहा है। खैर, इस विषय पर चर्चा जब हम भारत के प्रमुख संस्थान पढ़ेंगे तो उसमें इनको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कॉस्मिक किरणों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण योगदान अगर दिया था इन्होंने, कॉस्मिक किरणों के अध्ययन पर। अभी कॉस्मिक किरणें क्या होती है मॉडर्न फिजिक्स में के अंतर्गत इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आप बस इतना जानिए, कॉस्मिक किरणों का अध्ययन पर विशेष ध्यान किन्होंने दिया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई। दूसरा है प्रोफेसर सतीश धवन। विक्रम साराभाई और ये प्रोफेसर सतीश धवन जो हैं, इनका भी योगदान विक्रम साराभाई से कम नहीं है। आज हम मंगल की सैर करते हैं, चांद पर हम लोग आज अटखेलियां खेल रहे हैं, तो इनमें ये दो वैज्ञानिक जो हैं हमारे 1 और 2, इनका अमूल्य योगदान रहा है। तो प्रोफेसर सतीश धवन द्वारा भारतीय कृत्रिम उपग्रह जैसे आर्यभट्ट है, रोहिणी है के प्रक्षेपण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट क्या था? आर्यभट्ट भारत के द्वारा निर्मित ऐसा पहला उपग्रह था जिसे भारत ने लॉन्च किया था। रोहिणी भी उसी श्रृंखला में एक और आया था, लेकिन रोहिणी पूरी श्रृंखला है, एक उपग्रह नहीं है। इसके रोहिणी नाम से कई रोहिणी प्रथम, द्वितीय, तृतीय बहुत सारे उपग्रह लॉन्च किए गए थे। तो इनका अमूल्य योगदान है। आर्यभट्ट एक प्राचीन गणितज्ञ थे और गणितज्ञ की बजाय ये खगोल शास्त्री थे। यहां पर लिख देता हूं, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। इन्होंने भारत को दिया और दुनिया को दिया जीरो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, सोचो, जीरो का मान जीरो ही होता है। अगर ये अकेला जीरो है तो ये जीरो ही है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब ये किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उसकी ताकत 10 गुना बढ़ाता है। और जीरो के बिना तो पूरी गिनती अधूरी है। दुनिया में जो कुछ भी काउंटेबल है, अगर उसमें जीरो हटा दिया जाए तो सारी की सारी चीजें अनकाउंटेबल हो जाएंगी, काउंट ही नहीं कर पाएंगे। श्रीनिवास रामानुजन की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। चूंकि गणित में इनका बहुत ज्यादा रुचि थी, तो ये ऐसे छात्र रहे अपने जीवन के जिन्होंने स्कूल में कभी जब भी पढ़े, 10वीं क्लास में थे तब ये 12वीं का मैथ सॉल्व करते थे, और जब ये 12वीं थे एमएससी का मैथ्स ये सॉल्व करते थे। और इन्होंने गणित में बहुत सारी जो पहेलियां थी, बहुत सारी जो थ्योरी थी, थ्योरम, उन सबको सॉल्व किया। तो नंबर थ्योरी पर इन्होंने विशेष काम किया। तो श्रीनिवास रामानुजन भारत के बहुत अच्छे वैज्ञानिक गणितज्ञ हैं, तो इस पे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा सीवी रमन, इन्होंने प्रकाश के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, जब हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रकीर्णन दरअसल होता क्या है। थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं प्रकीर्णन की। तो एक सेकेंड,
प्रकीर्णन, किसी सतह पर कोई भी, अगर मान लो कोई पिंड है, अगर इस पर प्रकाश आता है, प्रकाश की किरणें इस तरीके से आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें, तो इस पर पड़ने के बाद, इस पेड़ पर पड़ने के बाद इधर उधर छितर जाती हैं, कहीं भी जिधर भी जाएं, जिधर इनको सही नजर आए, तो उसे कहेंगे प्रकीर्णन, यानी प्रकाश का बिखराव। प्रकीर्णन का मतलब ये बिखर जाना, प्रकाश का बिखर जाना। तो सीवी रमन जो है, इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधी बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। जेसी बॉस क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। क्रेस्कोग्राफ, ये क्रेस्कोग्राफ क्या है? ये क्रेस्कोग्राफ के जरिए इन्होंने बताया कि जो पेड़ होते हैं ना, उनमें गति के उनमें वृद्धि जो है किस दर से होती है, इस चीज को उन्होंने बताया। यानी कि पेड़ों की वृद्धि मापने का यंत्र क्या है? क्रेस्कोग्राफ। पेड़ों की वृद्धि मापने का यंत्र, यानी कि पेड़ आज इतना बड़ा है, कल इतना होगा, परसों इतना होगा, ये जो लगातार वृद्धि है तो किस दर से हो रही है, उसको मापने का ये यंत्र है। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया, जिस पे हम चर्चा पहले कर चुके हैं। गति के समीकरण एवं दूरदर्शी का निर्माण भी इन्होंने किया। 3 चीजें इन्होंने की, लेकिन चौथी चीज इसमें है नहीं, वो हम लिखते हैं। इन्होंने ग्रहों के गति के नियम भी दिए थे, गति संबंधी नियम भी दिए थे। और ये नियम 1-2 नहीं, लिख दे रहा हूं, 3 थे। तो ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे। कितने दिए? 3 दिए। और साथ में उन्होंने जड़त्व का नियम दिया। जड़त्व क्या था? हमने बताया था, गति का जड़त्व, भ्रामवस्था का जड़त्व, यानी कि ऐसी वस्तु का वह गुण जिसमें वो अपनी यथास्थिति बनाए रखने की चेष्टा करती है। सीधी बात, अगर वो चल रही है तो चलती रहना चाहेगी, रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा। जी मार्कोनी ने अपने नाम के आधार पर ही इन्होंने रेडियो तरंगें जो थी उनका नाम दिया था। जब हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम देखेंगे तो उसमें एक मार्कोनी तरंग के नाम से भी आती है। दरअसल मार्कोनी तरंग और कुछ नहीं है, रेडियो तरंग है, लेकिन मार्कोनी तरंग में रेडियो तरंग के 2 प्रकार जो होते हैं उनको एक साथ है। तो इन्होंने बताया था बेतार टेलीग्राफी, यानी बेतार टेलीग्राफी। आज हम जो फोन पे बात करते हैं बिना किसी से संपर्क, मतलब बिना किसी ऐसी केबल को लटकाए, पहले हम बात करते थे, एसटीडी जाते थे, ये सारी चीजों को इन्होंने छुटकारा दिलाया कि भाई आप बिना जो केबल कनेक्शन है उसके भी दुनिया में कहीं भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेतार संचार जो है, खासतौर पर टेलीग्राफी यानी टेलीफोन में इनका अमूल्य योगदान रहा। न्यूटन के बारे में कौन नहीं जानता भाई, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम दिया, गति के नियम इन्होंने दिए, अवकलन गणित इन्होंने दिया। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कुछ और हैं। फैराडे, माइकल फैराडे इनका पूरा नाम था। इन्होंने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। विद्युत अपघटन के नियम, आखिरकार विद्युत अपघटन क्या होता है, छोटी सी चर्चा हम करते हैं संक्षिप्त। विद्युत अपघटन यानी कि किसी अन्य धातु की परत चढ़ाना। किस पर? कोई वस्तु है, मान लो उसकी धातु A है और उस पर की अन्य धातु, यानी उस पर धातु B की परत चढ़ा दे रहे। जैसे आप लोग देखते हो ना कि आजकल जो गहने होते हैं उनमें चांदी के गहने हैं, सोने की परत चढ़ा दी, या कोई और है, कोई पीतल के गहने हैं उस पर चांदी की सोने की परत चढ़ा दी, कुछ भी है। तो विद्युत अपघटन जो है इसी तरह काम करता है। रॉबर्ट वाटसन वॉट, इन्होंने राडार का आविष्कार किया था। और राडार एक आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत आने वाली संकल्पना है। तो राडार के विषय में हम फिलहाल यही जान लीजिए, राडार जो है इसको हिंदी में ऐसे ये लिखा है, रेडियो
एम्प्लीफिकेशन, चलो ठीक है, जब हम राडार पढ़ेंगे उस समय इसकी चर्चा करेंगे क्या है, और थोड़ी सी करीब 10 मिनट का टॉपिक है ये। फिलहाल ये बता, रॉबर्ट वाटसन एंड वॉट ने राडार की खोज किसने की थी, आविष्कार किसने किया था, इस बंदे ने, विल्हम रोंटजन। इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। चलो ठीक है, आपको एक हल्की सी चीज बताता हूं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों की खोज करता है। आप एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हो, और वो शॉर्ट ट्रिक है ईंट पग पर नाचना। इससे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, प्रोटॉनिक को, इसके से गा से गोल्डस्टीन, और रा से इन्होंने रदरफोर्ड भी इनके साथ नाम जोड़ता है। इन्होंने जस्ट इस चीज को प्रमाणित किया था कि प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं, ना कि इधर उधर। और ना से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चा से चैडविक। ईंट पर नाचना ये हुए हमारे थॉमसन महोदय। वही हमारे गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड, दो लोगों का नाम इससे जुड़ता है। और हमारे न्यूट्रॉन यानी चैडविक। ये तीनों में से कभी कभी पूछ लेता है और हमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। तो ये क्या, एक चीज याद रखो, ईंट पर या ईंट पग नाचना। जोहान्स केपलर, जोहान्स केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे, ये हमने देखा। आइंस्टीन सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, इस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। फोटोन की खोज इन्होंने की थी। द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता E बराबर mc², ऊर्जा का जो फॉर्मूला है उन्होंने दिया था। रॉबर्ट ओपनहीमर, ये साइंटिस्ट मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि इसकी वजह से लाखों लोग मारे गए, एक बार नहीं 2 बार। इन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया। आप लोगों को याद होना चाहिए 6 दिसंबर, सॉरी डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 2 परमाणु बम जो गिरे थे, फैटमैन वॉल, लिटिल बॉय, वो इन्हीं की करामात थी, और उसमें लाखों के लाखों लोग मारे गए थे। एडवर्ड टेलर की बात की, उन्होंने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। ये इनसे भी और ज्यादा महान होगा। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना ताकतवर होता है। यानी कि यदि किसी एक शहर पर पटक दिया जाए तो उसके आसपास के लगभग 100 किलोमीटर डायमेंशन का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। एक जीवाणु भी नहीं बचेगा, बैक्टीरिया भी वहां नहीं बचेगा, इंसान और अन्य बड़े जीवों को तो छोड़ो। प्रोफेसर जॉन वार्डिन अति चालकता का इन्होंने सिद्धांत दिया था। अति चालकता दरअसल एक ऐसी पदार्थ की ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की गति बिना किसी बाधा के अपना कार्य करती रहती, नहीं लगातार चलती रहती है। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होकर के लगभग 0 हो जाता है। विद्युत प्रतिरोधकता 0 के करीब पहुंच जाती है, और वो अनंत तक इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाधा के फ्लो होता रहता है।
थॉमसन एल्वा एडिशन। आज आप रात को दिन को जहां भी पढ़ लिखते हो, वरना एक जमाने में चिमनियां जलाते थे, लैंप जलाते थे, मिट्टी का तेल जलाओ, और बहुत सारे मिट्टी के तेल जो होते थे और उनसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें सूंघते रहते थे, उसके बाद में मरते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बंद कमरे के अंदर अगर हम दीपक जलाएंगे तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि वो दीपक जब तक जलेगा जब तक कमरे के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जलने के बाद ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन की कमी में वो दीपक जिस भी तेल से जल रहा है, मिट्टी के तेल है, किसी भी चीज से, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और वो हमारे शरीर में एक जहर होता है, हमारे ब्लड में क्लॉट बनाएगा और हम लोग निकल लेंगे बिना बुलाए। आर्किमिडीज इन्होंने तैरने का सिद्धांत दिया था, हम लोगों ने अपनी क्लास की शुरुआत भी यहीं से की थे। और कोपरनिकस की बात करते हैं तो उन्होंने सौरमंडल की खोज की थी, और इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी, सूर्य केंद्रित अवधारणा भी दी थी। पृथ्वी केंद्रित अवधारणा किसने दी थी मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपको देखना है तो प्रीवियस क्लास को जाकर रिव्यू करो। लेकिन सूर्य केंद्रित, इसको हेलियोसेंट्रिक कहते हैं, हेलियोसेंट्रिक, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है भाई? सूरज है। यह अवधारणा इन्होंने दी थी। आगे देखते हैं। बहुत सारे यंत्र भी इन लोगों ने बनाए। तो यंत्र देख, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, बचपन से पढ़ते चाले हैं। फाउंटेन पेन जो है लेविस वाटरमैन ने बनाया था। ग्रामोफोन की थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन बनाया था। और टेलीविजन, यानी कि यांत्रिक टेलीविजन की बात करें, जीएल बेयर्ड ने इन्होंने टेलीविजन बनाया था। कौन सा वाला टेलीविजन जो आप घर पर टीवी भी देखते रहते, ये वाला नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा बनाया था। उसमें पहले बहुत बड़ी वैक्यूम ट्यूब होती थी। खैर उसको क्या करोगे जान करके, बस इतना जानो कि जीएल बेयर्ड ने टेलीविजन बनाया था। ट्रांसफॉर्मर माइकल फैराडे ने बनाया था। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? अब बोले होंगे आप तो ऐसे लिख रहे हो, एक्समर नहीं होता, इसे ट्रांसफॉर्मर ही पढ़ते हैं। ये दो हो सकता है, दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप होता है और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या होता है? जो वोल्टेज है उसको बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा? वोल्टेज को कम करेगा। ट्रांसफर का काम होता है वोल्टेज को कम करना या ज्यादा करना। जब हम विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, मान लो 1000 किलोमीटर इनके बीच में डिस्टेंस, ए और बी के बीच में, तो हम करंट को, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए वोल्टेज को हम कई हजार गुना बढ़ा करके भेजते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारा जो विद्युत है उसमें लॉस होगा, बहुत सारे लॉस होते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद में उसको फिर से ट्रांसफार्मर के जरिए उसको कन्वर्ट करके अपने हिसाब से कम या ज्यादा में बदल लेते हैं। अगला इसके बाद क्या होता है? माइक्रोफोन। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन की, देखो दो तरह के फोन आ गए, देखो एक था टेलीफोन, एक आ गया माइक्रोफोन। टेलीफोन ग्राहम बेल, ठीक है। माइक्रोफोन भी कौन है भाई? ग्राहम बेल। और ग्रामोफोन थॉमस अल्वा एडिसन। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीटोड है। एंटीटोड कैसा भाई? ये पेनिसिलिन उस समय बनाया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक थे वो उतने गोली लगने से नहीं मर रहे थे जितने कि उन गोलियों के इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, इन सारी चीजों से मर रहे थे। तो उस समय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए और उन्होंने एक एंटीबॉडीज के लिए एक इंजेक्शन बोलते हैं इसे, या फिर वैक्सीन बनाई, पेनिसिलिन दिया लोगों को, और काफी सारे हजारों की संख्या में सैनिकों की इन्होंने जान बचाई। तो ये अच्छे व्यक्ति थे। प्रेशर कुकर, डेनिस पेपिन नाम के व्यक्ति ने प्रेशर कुकर, जो हमारे घर में जो सीटी बजाता रहता है बेवजह, नालायक कहीं का, बर्तन भी आजकल बिगड़ गए हैं, वो भी सीटी बजाते हैं, उनमें से कुकर एक है। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग ने बनाया था। आज
जितनी भी चीजें हम दुनिया में देखते हैं जो प्रिंटिंग होती हैं, कुछ भी होती हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग ने बनाया। हालांकि आज जो हमें दिखती हैं वो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन इससे एक क्रांति आई। आपने एक चीज शब्द सुना होगा जब कहीं आप इतिहास पढ़ते होंगे, एक शब्द है पांडुलिपि। पांडुलिपि को ऐसे बोल सकते हो आप, ये हस्तलिखित है, हस्तलिखित किताब की प्रतिकृति, या फिर प्रति लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिकृति कह लो, थोड़ा ज्यादा भारी शब्द हो जाता है। आज हम जाते हैं मार्केट में, 1 रुपए दिया, फोटोकॉपी कराई, आ गए। उस समय ऐसा नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस से पहले पूरी किताब है इतनी मोटी 2000 पेज की, तो 2000 के दो, अगर आपको कॉपी चाहिए उसकी सेकंड, तो या तो आप खुद लिखो या लिखने वाला लेकर के आओ। और लिखने के क्रम में बहुत सारी चीजें लिखने वाला मिस्टेक कर देता था, क्योंकि वो हो सकता है पुरानी चीजें ना समझ पाए। एक चीज मान लो एक किताब ये है, कोई किताब ये है, इससे लिख करके दूसरे व्यक्ति ने बनाई किताब बी, उसके आने वाले 20 साल बाद तीसरी को जरूरत पड़ी, उसने बनाई किताब सी, इसी ये क्रम चलता रहा हजारों साल तक। ये ने किताब में मिस्टेक की मान लो एक, ये एक मिस्टेक जो है इसके साथ कंटिन्यू होगी, इसके साथ कंटिन्यू होगी, लेकिन बी ने जब लिखी, सॉरी बी ने जब किताब लिखी तो उसने मान लीजिए अपनी तरफ से 2 मिस्टेक और कर दी, तो 2 इसके साथ भी जुड़ गई ऑटोमेटिक। और इसने मिस्टेक कर दी मान लो 3-4 मिस्टेक इसने कर दी, टोटल ये मूल किताब और इसमें 6 गलतियां हो गई। तो इसमें गलतियां होने की संभावना थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस या फोटोकॉपी ऐसी मशीनों के बन जाने से ये गलतियों की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि सीधा डालो, जैसा छपा है, गलत लिखा है तो गलत छाप देगा, सही लिखा है तो गलत, उसे क्या लेने देना, उसका काम है उसकी केवल प्रति बनाना। ये चीज है। आगे हम इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। पाश्चुरीकरण लुईस पाश्चर ने बनाई थी। पाश्चुरीकरण क्या है? आज हम मार्केट में दूध खरीदते हैं, दूध, तो दूध आपको लगता है बोले पूरी तरह से उस पर लिखा रहता है पाश्चुराइज्ड, मतलब इन्होंने एक खोज की, अगर दूध को मतलब जो सामान्य टेम्परेचर है, यानी कि सामान्य टेम्परेचर को 25 डिग्री माना जाता है, इसी को रूम टेम्परेचर कहते हैं, से एकदम से यदि 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि गर्म कर दिया जाए और उसके बाद पुनः इसे ठंडा कर दिया जाए, कहां तक? ये रूम टेम्परेचर के आसपास तक, एकदम से एकदम ठंडा, यदि ऐसा कर दिया जाए तो इस दूध के अंदर, जो दूध है, दूध के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया लगभग निष्क्रिय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस से गुजार करके दूध को पैकेट्स में बंद किया जाता है, और बहुत सारी अमूल है, सांची है, तमाम सारे चीज हैं। और दिल्ली के अंदर एक चलती है मदर मिल्क के नाम से, मदर डेयरी के नाम से, तो वो मदर मिल्क देती है। तो उस दूध को जो हमारे घरों में आता है, हम उसे इसी तरह से शुद्ध होकर के वो आता है। इसके आविष्कारक कौन थे? लुई पाश्चर थे। और चूंकि दूध से जुड़ी हुई एक चीज और है, तो दूध के घनत्व मापने का एक यंत्र होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टोमीटर। बहुत आसान रहता है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके खरीद लो, दूध के अंदर पानी कितना मिलाया है, कितना नहीं मिलाया है, बिल्कुल क्लियर कट बताएगा। तो लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम बड़े गधे लोग हैं और बड़े आलसी किस्म के लोग हैं, हमें मजा आता है इन सब चीजों में। घर में जो दूध देने वाला आएगा, भैया दूध में पानी वाले, नहीं बहन तेरे लिए पानी हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हारे लिए नहीं। और पता चला कमबख्त 50% से ज्यादा पानी जो है दूध में मिला के ला रहा है रोज। तो लेकिन हम इतने आलसी, हाँ भैया तो बहुत अच्छे हैं। अरे भैया बहुत अच्छे नहीं है यार, चेक करो ना क्या है, वो व्यापार कर रहा है और वो लाते ही, उनका काम ही यही है। दुनिया में ऐसा कोई भी दूध देने वाला नहीं है जो पानी मिला के ना दे, गारंटी है, चेक कर लेना। रेडियो टेलीग्राफी, जी मार्कोनी ने इसकी खोज की थी। रेडियो टेलीग्राफी का मतलब यह है कि रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल फोन या टेलीफोन
पर बात करना, खास तौर पर मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का मतलब मूवेबल फोन, यानी कि ऐसा फोन जिसे आप अपने हाथ से उठा करके इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं, तो उसे मूवेबल बोलेंगे, तो मोबाइल उसको नाम दे दिया। उसके बाद में लेजर, ये रडार जैसी एक तकनीक है। अभी हम लोगों ने रडार शब्द पर थोड़ी सी शब्द सुना था, चर्चा तो की नहीं है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत मैं इसे चर्चा करूंगा। और ये लेजर है, रडार है, लेजर है, और एक और आता है मेसर, ये तीनों पर चर्चा करने वाला हूं। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनके यूज क्या होते हैं, और कहां कहां हमें इनकी जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें। अगला है सौरमंडल। सौरमंडल की कोपरनिकस ने खोज की थी, पता ही है भाई। और ग्रहों की गति केपलर ने दिए थे, अभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद और हम देखते हैं आगे क्या है। ये मेरे ख्याल से आज की क्लास की आखिरी स्लाइड हो सकती है आविष्कारों से संबंधित। इन तीनों स्लाइड्स को आप पॉज करके वीडियो को जहां भी देख रहे हो, वीडियो को पहले रोकना, कागज पेन उठाना और बड़े आराम से इनको छाप लेना। छापने में तो हम बहुत आगे हैं, तो इसको छाप लेना है, और छापने के बाद इनके पढ़ना ही है। और ये इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा में 100% आना ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की इतनी हैसियत नहीं है, मैं गलत शब्द बोल रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं सही बोल रहा हूं, इतनी हैसियत नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चन सही बना सके, नंबर 1। नंबर 2 कि वो अपना एक पैटर्न निर्धारित कर सके कि वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। वो एकदम फैक्चुअल वन लाइनर बिल्कुल बेवकूफी भरे क्वेश्चन पूछता है, जिनका सिविल सर्विस से कोई संबंध नहीं होता। कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए। खैर छोड़ो, हम क्या कर सकते हैं, हमें तो आदत है सारी चीजों की करने की, तो करेंगे, क्या दिक्कत है, झेलेंगे। खैर मैं किसी को दोष नहीं देता। आगे देखो, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था, 1838-39 में दिया था। स्लाइडन एंड सिद्धांत 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका की खोज नहीं की थी, कोशिका का सिद्धांत दिया था। और कोशिका का सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा था, ये चीजें आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आपको यहां पर केवल ये चीज बता रहा हूं कि कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने किया था। स्वान हमारे यहां एक जंतु का नाम होता है, लेकिन वो वाला स्वान नहीं है, इनका नाम है स्वान। इनके नाम की स्पेलिंग थी SWANN, तो इनको स्वान बोलेंगे आप, इसे ये नहीं कह सकते, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत उन्होंने दिया था, डार्विन ने दिया था, और अपनी 1859 में दिया था। द ओरिजिन ऑफ थीसिस स्पीसीज पुस्तक में दिया था। कौन सी पुस्तक थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस पुस्तक में उन्होंने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत पिछले सभी एग्जाम्स को अगर मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश ने 2 से 3 बार इसे पूछ चुका है। और ये गधे लोग हैं, पेपर बनाने के लिए नए क्वेश्चन सेट नहीं करते, बहुत सारे पुराने रिपीट कर देते हैं। और तो और जो अन्य जो स्टेट सर्विस की परीक्षाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, इन सब से उठा करके भी ये लोग क्वेश्चन डाल देते हैं। हूबहू उठाया, पेस्ट के, कॉपी का कट पेस्ट। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आज के दिन प्रासंगिक हैं, लेकिन आने वाले 10 साल बाद या 2 साल बाद वो क्वेश्चंस प्रासंगिक नहीं होते, अर्थात उनका जो उत्तर है वो बदल जाता है। लेकिन ये गधे लोग बैठ करके वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देते, उसके बाद में क्वेश्चन डिलीट किए 5, क्वेश्चन डिलीट किए 6। अरे भाई, इससे बहुत लॉस होता है, खासतौर पर उसका जो उस बच्चे का लॉस 100% होता है जो उस क्वेश्चन को ठीक कर सकता था और बोनस अंक अन्य की तुलना में ला सकता था, लेकिन डिलीट कर दिया तो वो उसके लिए डिलीट हो गया। लेकिन जो बच्चा इसके लिए लायक नहीं था वो तो ऑलरेडी बाहर था, लेकिन उसको क्वेश्चन कम सॉल्व करने पड़े, ठीक है, तो वो मार्जिन ले सकता था, वो नहीं रहा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत 1809 में लेमार्क ने दिया था। उपार्जित लक्षण यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाले लक्षण। उत्परिवर्तनवाद का हीगो डिब्रीज ने किया था। आधुनिकता का सिद्धांत मेंडल के जो नियम थे, जॉन ग्रेगर मेंडल मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग करके दिया था। ये सारी चीजें जो बायोलॉजी को जब पढ़ेंगे या आपको पढ़ाएंगे, हो सकता है मैं ही पढ़ाने लग जाऊं, कोई अभी डिसाइड नहीं है कि बायोलॉजी मैडम पढ़ाएंगे, हम जो भी होगा हम इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, पूरी एवरीथिंग। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो है 1941 में बीडल एवं टैटम ने दिया था। बीडल एवं टैटम
पुरावर्तन का सिद्धांत जो है अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, और द्विनाम पद्धति 1753 में कैरोलस लिनियस ने दी थी। मैं आपको ये डेट इसलिए बता रहा हूँ 1753, क्योंकि कभी कभी ये आ जाता है कैरोलस लिनियस, और उन्होंने अपने नाम के आधार पर इंसान का नाम रखा होमो सेपियंस लिन। जो लिन है ना, उसका कोई मतलब नहीं होता, केवल उन्होंने अपने नाम को मेंशन कर दिया। जेनेटिक कोड मार्शल ग्रेनबर्ग ने दिया था। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था, इसके लिए उन्हें नोबेल भी मिला था। डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल का मतलब यह है कि डीएनए द्विकुंडलित नलिकाओं से मिलकर के बना होता है, इस टाइप से। डीएनए, आरएनए सिंगल। पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत की, जॉन डाल्टन ने इसे दिया था और परमाणु सिद्धांत दिया था। उसके बाद परमाणु संरचना जो है बोहर और रदरफोर्ड ने दी थी, और परमाणु संरचना के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के केंद्र में होते हैं, नाभिक में होते हैं, और वहीं इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर समान कक्षाओं में, अपनी निश्चित कक्षाओं में गति करता रहता है, और ये लगातार करता है। मेंडलीव का आवर्त नियम जो है मेंडलीव ने दिया था। उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, आज 118 हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोजले इसकी ने बनाया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम रॉबर्ट मेयर ने दिया था, और बिग बैंग हम लोगों ने लेमेटेयर अभी पढ़ के आए हैं, शुरुआत क्लास की यहीं से की थी। आर्किमिडीज का सिद्धांत हम लोग ऑलरेडी पहले, उत्प्लावक बल यानी तैरने का नियम क्या है, और न्यूटन के तो आइजैक न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे, कल ही चर्चा किए थे। और केपलर के नियम, केपलर ने ग्रहों से संबंधित नियम दिए थे। पाश्चर्यकरण हम लोगों ने, लुई पाश्चर ने पढ़ लिया है। तो हमने कुछ तथ्यात्मक जानकारियां थी आज, उन पर चर्चा की, और ये तथ्यात्मक जानकारियां आपको बहुत सहायता देने वाली हैं। और मैं कहूँगा कि वीडियो क्लास को पॉज कर लेना, और इसको मैं एक बार और साफ कर देता हूँ, शायद अब आपको सही से दिखाई दे। तो ये तथ्यात्मक जानकारियाँ आपको बहुत सहायता देने वाली हैं। इनको वीडियो पॉज करना, और इसको आप लोग लिखना, और इसको पढ़ना, एक बार नज़र जरूर डालना ये तीनों के तीनों पेज पर, ये आपको बहुत फायदा देने वाले हैं। तो आज की क्लास का समापन मैं यहीं करता हूं। जब तक के लिए नमस्कार, और अगली क्लास में आपके लिए फिर से नई चीजें लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय।